बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे अज़ीज़ साथियों, अस्सलाम वालेकुम। मुझे पहले जो ये कहा गया था कि जी आप क्रिमिनल अपील्स रिवीजन और बेल पे वो डिस्कशन करें, फिर बाद में ये फरमाने लगे कि भी आप ट्रायल पे आप जो है वो कुछ जो है वो अपने इजहार ख्याल कीजिएगा। तो जहाँ तक अपील का ताल्लुक है, वो कंटिन्यूएशन होती है ट्रायल की। जो क्रिमिनल ट्रायल हैं उनमें वो अब इस वक्त हमारे पास वो 3 किस्म के हैं। एक समरी ट्रायल, आपने ये देखा है कि ट्रैफिक पे कोई शख्स जा रहा होता है, वो ट्रैफिक के कवानीन की खिलाफ वर्जी करता है, तो एक उसको रोक के एक चिट उसको दे दी जाती है। वो चिट नहीं होती, वो एक्चुअली वो एक पुलिस रिपोर्ट बनी हुई होती है, प्रिंटेड। आप उसको जिस तरह हम आम अल्फाज में कहते हैं कि वो चालान सबमिट हो गया, तो आप उसको चालान कह सकती हैं कि ये चालान है। अब चालान का जो लफ्ज़ है, हम आम तौर पर सब ये कहते हैं कि जनाब कोर्ट में चालान सबमिट हो गया, लेकिन आप पूरी सीआरपीसी को जो है वो स्टडी कर लीजिए। सीआरपीसी जो है वो चालान के लफ्ज़ को रिकग्नाइज नहीं करती। जो चालान का लफ्ज़ है वो सीआरपीसी के लिए, जो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर है हमारा, उसके लिए ये लफ्ज़ एलियन है। अब ये कहाँ से डिराइव हुआ है चालान का लफ्ज़? ये चालान का जो लफ्ज़ है ये हम डिराइव करते हैं, कहाँ से अखज़ करते हैं? पुलिस रूल्स हैं वहाँ से। वहाँ पे जो परफॉर्मा बना हुआ है कि जब कोई अक्यूज्ड गिल्टी डिक्लेयर होता है, तो गिल्टी डिक्लेयर होने के बाद उसके अगेंस्ट जो एक प्रेसी बन के जो है वो जाती है, उसको वो चालान का लफ्ज़ वो कहती हैं। लेकिन जो सीआरपीसी है उसको आप देखिए, तो सीआरपीसी में चालान का लफ्ज़ नहीं है। 173 की रिपोर्ट जो है सेक्शन, वो कहता है रिपोर्ट ऑफ ए पुलिस ऑफिसर। हम उसको चालान नहीं कहते बल्कि रिपोर्ट ऑफ ए पुलिस ऑफिसर। अब क्यों ये रिपोर्ट ऑफ ए पुलिस ऑफिसर कहा जाता है और चालान क्यों नहीं कहा जाता? अगर कोई जज साहब जो हैं उनके पास एक ऐसा केस सबमिट होता है जिसमें कि अक्यूज्ड के अगेंस्ट एलिगेशंस जो हैं वो फॉल्स डिक्लेयर हो जाती हैं और वो कहते हैं कि जनाब ऐसा कोई वाक़या नहीं होता, तो इस केस से में एफआईआर जो है उसको कैंसिल कर दिया जाए
या उसके बेल बॉन्ड्स जो हैं उनको डिस्चार्ज कर दिया जाए। वो जो डिस्चार्ज का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है वो एक्चुअली लफ्ज़ वो डिस्चार्ज होता है, डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी बॉन्ड्स। आप 173 सेक्शन उसका सब सेक्शन 3 अगर देखिए तो उसमें आप ये होगा कि यही लिखा हुआ है उसमें कि जो श्योरिटी बॉन्ड्स हैं वो उनको जो है वो कोर्ट डिस्चार्ज करेगी, कि वो श्योरिटी के ऊपर एक जो बर्डन है वो बर्डन को कहेगी कि भाई अब आप पे ये बर्डन नहीं रहा, मैंने इस केस को कैंसिल कर दिया। और पुलिस रूल्स में उसके मुताबिक ये होता है कि मैजिस्ट्रेट उस केस को कैंसिल करता है और फिर उसके बाद उसकी जो रिपोर्ट इब्तदाई है, अब वहाँ पर रिपोर्ट इब्तदाई के मतलब भी मैं अभी आपसे कुछ थोड़ा सा गुजारिश करता हूँ। रिपोर्ट इब्तदाई जो है उस पर एक रेड क्रॉस जो लग जाता है कि ये मैजिस्ट्रेट साहब ने इस केस को ख़त्म कर दिया है, इस रिपोर्ट इब्तदाई को कैंसिल कर दिया है। वो पुलिस रूल्स के तहत है और ये जो कैंसिलेशन होती है इट इज़ एन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर। अब ये देखिए कि मैंने लफ्ज़ यहाँ पे रिपोर्ट इब्तदाई का तो इस्तेमाल किया है आपके पास। ये रिपोर्ट इब्तदाई का लफ्ज़ जो है ये भी सीआरपीसी के लिए एलियन है। सीआरपीसी जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट है उसको जो है वो रिकग्नाइज नहीं करती। अब हमारे जो लेजिस्लेटिव अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने रॉन्ग लेजिस्लेशन करते हुए उसमें फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट का लफ्ज़ जो है 1-2 सेक्शंस में ऐड कर दिया है। हालांकि सीआरपीसी तो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट को रिकग्नाइज ही नहीं करती। ये फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट क्या चीज़ है? वो तो है इंफॉर्मेशन 154 इंफॉर्मेशन टू द पुलिस ऑफिसर, किसके मुतालिक? रिगार्डिंग ए कॉग्निजेबल ऑफेंस, सिर्फ इंफॉर्मेशन के मुतालिक। वहाँ पे कोई फर्स्ट इंफॉर्मेशन वो भी लफ्ज़ जो हम डिराइव करते हैं वो पुलिस रूल से करती हैं, जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट और इसी तरह जो चलान का लफ्ज़ है वो सीआरपीसी उसको रिकग्नाइज करती। अब मैजिस्ट्रेट साहब अगर केस कैंसिल नहीं करते, वो कहते हैं कि नहीं यहाँ पर तो एविडेंस अवेलेबल है रिकॉर्ड पे, तो मैं तो पुलिस ओपिनियन जो है उससे एग्री नहीं करता। जब वो पुलिस ओपिनियन से एग्री नहीं करेंगे तो वो फिर इस तरह करेंगे कि वो उस केस का कॉग्निजेंस ले रहे होंगे। टेकिंग ऑफ कॉग्निजेंस जो है वो होगा अंडर सेक्शन 190 सब सेक्शन 1, और वो जो ऑर्डर होगा इट विल बी ए जुडिशियल ऑर्डर। और अगर वो उसमें ये कह देती हैं कि जनाब इसका चलान सबमिट करें, तो इसका मतलब ये है कि वो इनडायरेक्टली अपने जुडिशियल ऑर्डर में कह रहे हैं कि उसको गिल्टी डिक्लेयर करें, तो दैट विल बी एन इलीगल ऑर्डर। वहाँ पे ये होगा कि आप अपनी रिपोर्ट सबमिट करें, वो चाहे तो उसमें कॉल नंबर 2 में उसको एक्यूज को रख के कि जनाब ये मेरी तो इन्वेस्टिगेशन में ये इनोसेंट है, कोई ऐसा वाक़या हुआ ही नहीं, लिहाजा मैं इसको चलान नहीं कर सकता, मैं इसको कॉल नंबर 2 में रख के तो ये पुलिस रिपोर्ट अपनी सबमिट कर रहा हूँ। या वो ये भी कह सकता है कि मैं सबमिट नहीं करता जी रिपोर्ट, आप जो इसमें अप्रोप्रिएट विटनेसेस हैं मैं उनकी लिस्ट ऑफ विटनेसेस दे देता हूँ और डॉक्यूमेंट्स पे आप कॉग्निजेंस आपने ले लिया, आप आगे प्रोसीड कीजिए। अब देखने वाली बात जो है वो सेक्शन 190 सब सेक्शन 1 है कि ए मैजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास or any other magistrates specially empowered in this behalf by the provincial government on the recommendation of the High Court
may take cognizance of an offense. कॉग्निजेंस किसका लेगा? ऑफेंस का। वो ऑफेंडर का ऑफेंस नहीं लेगा। ऑफेंस का कॉग्निजेंस लेने के बाद वो ए बी सी जो भी जिसको वो समझता है कि मैंने इसमें उसको तलब करना है, तो वो उसको तलब कर लेगा। अब कॉग्निजेंस का लफ्ज यहां पे आया है कि कॉग्निजेंस क्या है? तो इसको जो इंटरप्रेट हुआ है वो 2008 MLD है 728, उसमें जो है वो इंटरप्रेट किया गया है। और किस तरह क्या चीज़ें जो हैं वो कंसिडर करनी है और किन चीज़ों को कंसिडर करने के बाद कोर्ट जो है वो कॉग्निजेंस लेती है। ये कोर्ट के सामने पुलिस रिपोर्ट आ जाती है, तो वो अगर ये उसमें लिख दे कि जनाब पुलिस रिपोर्ट ये मेरे पास पेश हुई है, तो मुल्ज़मान को जो फ़लाँ फ़लाँ तारीख के लिए तलब किया जाए, ये गलत है। ये एक कोई जुडिशल ऑर्डर नहीं है जहाँ पर एप्लीकेशन ऑफ माइंड हुआ। सबसे पहले जो चीज़ उसने देखनी है वो अपनी टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन देखनी है उसने, कि क्या उसकी टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन बनती भी है। ये तो नहीं कि वो जो है वो लाहौर का मैजिस्ट्रेट है और उसके पास शेखुपुरा का केस जो है वो सबमिट हुआ है। अगर ऐसी बात होगी तो वो उस केस को जो है वो कहेगा कि नहीं, ये मैं इसका कॉग्निजेंस नहीं लेता है, ले जाओ इसको वापस, जाओ जाके अप्रोप्रिएट जो मैजिस्ट्रेट हैं उनके पास पेश करो। दूसरा ये होगा कि ऑफेंस के लिहाज से क्या उसकी ज्यूरिसडिक्शन बनती है। पहला हो गया टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन, दूसरा हो गया कि क्या ऑफेंस के लिहाज से उसकी ज्यूरिसडिक्शन बनती है कि भी वो उसका ट्रायल करे। बिलफर्ज ये है कि एक मैजिस्ट्रेट हैं फर्स्ट क्लास, उनके पास सेक्शन 324 का केस जो है वो सबमिट कर दिया जाता है, वो उसकी रिपोर्ट, तो ही विल स्टेट फेस है कि भी मेरे पास तो सेक्शन 30 की पावर्स नहीं है, तो मेरी तो टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन में ये नहीं आता। मेरे तो जो पावर्स जो ज्यूरिसडिक्शन है ट्रायल की उसमें तो ये नहीं आता, लिहाजा मैं इसको नहीं करता। फिर उसने ये देखना है कि क्या जो एलिगेशंस लगी हैं उनसे कोई जुर्म बनता भी है या कि नहीं बनता। ये तो नहीं कि भी आंखें बंद करके कि जनाब चलान आज पेश हुआ है, दर्जे रजिस्टर हुए और फलां फलां तारीख के लिए मुल्ज़मान को तलब कर दिए, ये क्या ऑर्डर हुआ? इज इट इज जुडिशियल ऑर्डर? क्या यहाँ पर एप्लीकेशन ऑफ माइंड हुआ है? क्या उसने कॉग्निजेंस लिया है? ये तो उसने तो कॉग्निजेंस लिया ही नहीं। वो तो एक ऐसा ऑर्डर कर दिया उसने जिस ऑर्डर के को अगर आप सिक्योरिटाइज करें तो उस ऑर्डर के मुताबिक जो उसका कॉग्निजेंस लेने के लिए अप्रोप्रिएट उसके जो फैक्टर्स हैं वो तो उसने वहाँ पर पूरे ही नहीं किए। और चौथा जो उसमें फोर्थ जो उस चीज़ उसमें देखनी है कि हु आर द पर्सन्स हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कमीशन ऑफ ऑफेंस, जिनको अटेंडेंस कंपेल करने के लिए उसने जो है वो प्रोसेस करना है। वो हर एक शख्स जो है वो एलिगेशंस को देखे उनके अगेंस्ट कि किस किस के अगेंस्ट क्या क्या एलिगेशंस हैं और फिर उसके मुताबिक वो जो है वो देखे। अब ये देखिए कि यहाँ पर इशू ऑफ प्रोसेस जो है उसके लिए हमने देखना होगा सेक्शन 204 को। और सेक्शन 204 क्या कहता है?
सेक्शन 204 ये कहता है कि अगर रीजनेबल ग्राउंड्स एग्जिस्ट करते हैं टू प्रोसीड विद द ट्रायल, रीजनेबल ग्राउंड्स एग्जिस्ट करते हैं टू प्रोसीड विद द ट्रायल, तो फिर कोर्ट जो है उसका प्रोसेस इशू करेगी टू कंपेल द अटेंडेंस ऑफ द अक्यूज्ड। और अब प्रोसेस जो है वहाँ पर जो इशू होना है वो दो किस्म का है। समन भी जारी हो सकती है, वारंट भी जारी हो सकती है। तो कोर्ट कहाँ से डिटरमिन करेगी कि हमने इसमें समन जारी कर दें या मैं इसमें वारंट जारी करूं? तो यही सेक्शन ये बताता है कि शेड्यूल 2 जो है उसका कॉलम नंबर 4 जो है उस पे आप चले जाएं। अगर वहां पे समन्स लिखा हुआ कि ये यहाँ पे समन्स जो हैं वो भेजे जाएं, तो एट द फर्स्ट इंस्टेंस जो है वो मस्ट है कि वहां पर समन्स जारी किए जाएं। अगर वारंट जारी कर दिए जाते हैं तो दैट विल बी एन इलीगलिटी। और अगर वहां पे वारंट लिखा हुआ है तो वहां पर कोर्ट की डिस्क्रिशन है कि कोर्ट समन्स भी जारी कर सकती है, वारंट भी जारी कर सकती है। ये कोर्ट की डिस्क्रिशन है कि कोर्ट वहां पर क्या करती है। दोनों प्रोसेस, वो दोनों में से किसी एक प्रोसेस को जो है वो सिलेक्ट कर सकती है कि मैं इसमें समन्स जारी करता हूँ, मैं इसमें वारंट जारी करता हूँ। उसके लिए हमें जो सीआरपीसी के आखिर में ना जहाँ पे हम देखते हैं कि इस केस में ये बेलेबल है या कि नॉन बेलेबल है, वहीं पर ये समन्स और वारंट लिखा हुआ है। वहीं पे लिखा हुआ है कि ये कॉग्निजेबल है कि शैल नॉट अरेस्ट विदाउट वारंट, नॉन कॉग्निजेबल। और अगर लिखा हुआ है कि मे अरेस्ट विदाउट वारंट, तो इसका मतलब हुआ कि ये कॉग्निजेबल है। तो शेड्यूल 2 अप्रोप्रिएट जो है वो होगा हमारे लिए इस सिलसिले में। अब जो इसमें लफ्ज आता है रीजनेबल ग्राउंड्स, रीजनेबल ग्राउंड्स को हमने देखना है कि जो सुपीरियर कोर्ट्स हैं हमारी, उन्होंने कैसे इसको इंटरप्रेट किया है कि ये रीजनेबल ग्राउंड्स क्या मतलब है। अदनान समी केस है। अदनान समी का केस ये 1998 सुप्रीम कोर्ट मंथली रिव्यू है, 922 पेज उसका। तो उसमें इसको जो है इंटरप्रेट किया गया है कि रीजनेबल ग्राउंड्स को इस तरह हम डिटरमिन करेंगे कि आप जो एलिगेशंस हैं अक्यूज के अगेंस्ट, वो एलिगेशंस लिख लीजिए। और एलिगेशन लिखने के बाद आप ये देखिए कि अगर इन एलिगेशंस को रिबट ना किया जाए, अगर आप रिबट नहीं करते, तो क्या उन एलिगेशंस के बेसिस पर उस अक्यूज्ड की कन्विक्शन हो सकती है? अगर तो वो एलिगेशंस ऐसी हैं कि उसकी कन्विक्शन हो सकती है, तो फिर वो सफिशिएंट रीजंस हैं टू प्रोसीड विद द ट्रायल। और अगर वो एलिगेशंस इतनी वेग हैं कि उसकी कन्विक्शन नहीं हो सकती, तो फिर प्रोसेस जारी मत करें। वो फिर सफिशिएंट ग्राउंड्स नहीं है टू प्रोसीड विद द। तो सीआरपीसी जो है वो इसको, अब ये देखिए कि कॉग्निजेंस लेना है अगर कोर्ट ने, तो कोर्ट के पास कॉग्निजेंस लेने के लिए 3 रास्ते हैं। कि मैंने आपको बताया ना कि ऑफेंस का उसने कॉग्निजेंस लेना है। पहला उसमें वो कॉग्निजेंस लेने के लिए वो होगा अपॉन रिसीविंग ए कंप्लेंट ऑफ फैक्ट्स, अपॉन रिसीविंग ए कंप्लेंट ऑफ फैक्ट्स। अब मैं आपको जो है वो अभी थोड़ी देर में बताता हूँ कि भाई कंप्लेंट क्या चीज़ है, क्योंकि मुझे पर्टिकुलरली ये कहा गया था
कि भाई आप ये कंप्लेंट का जो लफ्ज़ है इसको आपने एक्सप्लेन करना है कि भाई कंप्लेंट होती क्या है। दूसरा जो उसमें कहा है अपॉन द रिपोर्ट ऑफ ए, जो उसका बी क्लॉज है वो है सबसेक्शन 1 की, अपॉन रिसीविंग ए रिपोर्ट ऑफ ए पुलिस ऑफिसर इन राइटिंग, वो इट शुड बी इन राइटिंग। कंप्लेंट के मतलब नहीं है कि वो इन राइटिंग हो। सी जो है ऑफ हिज ओन नॉलेज और सस्पिशन दैट सम ऑफेंस हैज बीन कमिटेड। ये तीन जो हैं वो सर्कमस्टांसेस, इनमें कोर्ट जो है वो कॉग्निजेंस ले सकती है। अब सबसे पहले आ जाता है कंप्लेंट का। कंप्लेंट, अब अगर किसी एसएचओ को, किसी अदारे के एक क्लर्क को या ऑफिसर को अगर आप एक दरख्वास्त दे देती हैं तो वो कंप्लेंट ही होती है कि जनाब ये मेरी शिकायत है। क्या उसको हम कंप्लेंट कहेंगे? जवाब है नहीं। आप हाई कोर्ट में कोई दरख्वास्त दे देते हैं इसे कंप्लेंट की, क्या वो कंप्लेंट होगी? नहीं। आप सेशंस कोर्ट में डायरेक्टली कोई ऐसी कोई दरख्वास्त दे देती हैं, वो कंप्लेंट होगी? नहीं। तो क्या कंप्लेंट को कहाँ पर और किस तरह जो है वो एक्सप्लेन किया गया है और डिफाइन किया गया है, उसके लिए हमें सीआरपीसी जो है उसको देखना पड़ेगा, सेक्शन 4H सीआरपीसी का, कि कंप्लेंट मीन्स द एलिगेशंस मेड ऑरली। अब ये देखिए यहां पर ऑरली का लफ्ज आ गया है, वहां पे देखें, इसीलिए कंप्लेंट का है कि अपॉन ए कंप्लेंट ऑफ फैक्ट्स, कि कंप्लेंट मीन्स द एलिगेशंस मेड ऑरली और इन राइटिंग टू ए मैजिस्ट्रेट। पर्टिकुलरली है कि टू ए मैजिस्ट्रेट with a view to taking his action that some person, whether known or unknown, has committed an offense. अब मैंने आपको क्या अभी बताया थोड़ी देर पहले कि इस 173 की रिपोर्ट जो है उसको हम कहेंगे कि रिपोर्ट ऑफ ए पुलिस ऑफिसर, हम उसको चालान नहीं कहेंगे। तो इसमें एक एक्सक्लूजन आ जाती है, इट डज नॉट इंक्लूड द रिपोर्ट ऑफ ए पुलिस ऑफिसर। कंप्लेंट की डेफिनेशन में एक चीज आ जाती है कि इट डज नॉट अपना इंक्लूड द रिपोर्ट ऑफ ए पुलिस ऑफिसर, वो उसको एक्सक्लूड कर दिया। सो जो पुलिस रिपोर्ट सबमिट होती है उसको हम कंप्लेंट नहीं कहेंगे। पुलिस के पास अगर कोई इंफॉर्मेशन दी जाती है तो वो 154 की इंफॉर्मेशन तो होगी, इट विल नॉट बी ए कंप्लेंट। वो कंप्लेंट की डेफिनेशन में एसएचओ के पास अगर वो चली जाती वो कंप्लेंट नहीं होगी। एसएचओ तो मैजिस्ट्रेट नहीं है, तो कंप्लेंट सिर्फ हो सकती है किसके पास? मैजिस्ट्रेट के पास, विद सर्टन एक्सक्लूजन्स के कुछ एक दो हैं सेक्शंस, जैसे सेडिशन वगैरह के, वहाँ पर कोर्ट ऑफ सेशंस जो हैं उसको डायरेक्टली कंप्लेंट इंटरटेन करने का अख्तियार दिया हुआ है। अदरवाइज या इलीगल डिस्पोजिशन एक्ट का है, अदरवाइज जो है वो नहीं था। और वो भी ऐसा है कि इट इज़, अगर उस सेक्शंस को देखें तो सेडिशन के तो हैं, लेकिन इलीगल डिस्पोजिशन एक्ट का वो ओपन है डिस्कशन का। अगर उसको इन डिटेल डिस्कशन किया जाए तो वहाँ पर शायद हो सकता है कि अदरवाइज भी कोर्ट से कोई डिसीजन आ जाए कि नहीं, पहले उसको मैजिस्ट्रेट के पास सबमिट करें और फिर अब उसके बाद ये देखें कि उर्दू में इसको क्या कहते हैं। उर्दू में हम इसको कहेंगे इस्तगासा। तो कंप्लेंट हुआ, जो हम इस्तगासा सबमिट करते हैं उसको हम कंप्लेंट कहते हैं। और सबसे जो कमांडिंग पोजीशन में लायर होता है वो इस इस्तगासे में ही होता है कि वो एलिगेशंस को
फॉर्मुलेट करता है, और फार्मूलेट करने के बाद वो देखिए कि जो उसका प्रोसीजर है उसके तहत एविडेंस को कोर्ट के सामने पेश करता है। फिर जो है वो सफिशिएंट ग्राउंड्स टू प्रोसीड विद द ट्रायल वो कोर्ट के सामने जो है वो मेंटेन करता है, और फिर उसके बाद कोर्ट से कहता है कि जनाब चूँकि सफिशिएंट ग्राउंड्स एग्जिस्ट करते हैं, आप इसमें प्रोसेस जारी कीजिए। तो ज़्यादा जो है वो रिलायंस, और जहाँ पर किसी लायर जो है वो उसकी स्किल जो है उसका पता चलता है, वो कंप्लेंट ही होती है। कंप्लेंट में कि कितनी अच्छे तरीके से ये कंप्लेंट जो है वो बनाई गई। अब दूसरा आ जाता है रिपोर्ट ऑफ ए पुलिस ऑफिसर। वो मैं आपके सामने जो है वो पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि भी जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर हो जाती है तो फाइनली जो वो अपनी रिपोर्ट सबमिट करते हैं, वो रिपोर्ट जो है उसको ये कहते हैं। अब उसके बाद आ जाता है इसका सेक्शन 190 का सब सेक्शन 2, जो कि पहले सब सेक्शन 3 हुआ करता था, कि अगर कोई ऐसा केस सबमिट हुआ है विच इज़ एक्सक्लूसिवली ट्रायबल है बाय कोर्ट ऑफ सेशंस, तो मैजिस्ट्रेट उस में जो रिपोर्ट है वो उसको सेंट अप कर देगा टू द कोर्ट ऑफ सेशंस विदाउट रिकॉर्डिंग एनी एविडेंस। अब ये देखिए कि एक नॉर्मली प्रोपोजिशन जो है वो पुट की जाती है, वो ये कि भी कोर्ट ऑफ सेशंस इज नॉट ए कोर्ट ऑफ ओरिजिनल जुरिसडिक्शन। आप इसके बारे में क्या कहते हैं? तो उसमें ये है कि जब मैजिस्ट्रेट सेंट अप कर देता है पुलिस रिपोर्ट को, कंप्लेंट को, या अपनी इंफॉर्मेशन के तहत वो बिलफर्ज कोई 174(6) की वो इंक्वायरी कर रहा है, उसमें वो देखता है कि ऐसी एलिगेशंस मौजूद हैं और वो सेंट अप कर देता है टू द कोर्ट ऑफ सेशंस, तो या उसकी वो कोर्ट में बैठा हुआ है और एक शख्स आता है और आकर शोर मचाना शुरू कर देता है, वो उसकी जो जुडिशियल प्रोसीडिंग्स जो हैं वो उनको इंटरप्ट करता है, उसको एविडेंस नहीं रिकॉर्ड करने देता। तो यहाँ पर वो एक ऑफेंस का मुर्तकब हो रहा होता है। तो कोर्ट के पास जो है वो सेक्शन 190 सब सेक्शन 1 क्लास सी के तहत ये अख्तियार है कि वो अस खुद उसका वो वहाँ पर नोटिस लेके, उसका कॉग्निजेंस लेके वहीं पे वो उसका वो ट्रायल कर सकते हैं, समरी ट्रायल भी कर सकते हैं। वो अदरवाइज ये होता है कि सेक्शन 476 से कॉग्निजेंस लेके किसी और मैजिस्ट्रेट के पास, जिसके पास कि वो एरिया हो, तो वो सब्सटेंस ऑफ एलिगेशन लिख के वो उनके पास भी भेज सकते हैं उसको कि जनाब इसका ट्रायल कीजिए। अब ये तीन मैंने आपको बता दिया कि इस्तगासे पे, कंप्लेंट ऑफ फैक्ट्स पे, दूसरा रिपोर्ट ऑफ ए पुलिस ऑफिसर जो है उस पे, जिसको कि आम तौर पर चालान कहा जाता है, और तीसरा ये कि मैजिस्ट्रेट अज खुद जो है वो किसी का कॉग्निजेंस ले, अदालत में वो एविडेंस रिकॉर्ड कर रहा है, वो देखता है कि एक जो गवाह है वो दुरोह का गोई से काम ले रहा है, वो उसके मुताबिक ये है कि बिल्कुल सफ़ेद झूठ जो है वो सामने उसके बोल रहा है, वो उसका वहाँ पर कभी तुम झूठी शहादत दे रहे हो और तुम झूठा हलफ उठा रहे हो,
तो उसका कॉग्निजेंस लेकर तो उसका ट्रायल कर सकते हैं। तो ये तीन जो हैं वो मुख्तलिफ हैं। और फिर उसके बाद ये है कि अगर वो एक्सक्लूसिवली ट्रायबल है बाय कोर्ट ऑफ सेशंस तो सेक्शन 193 के तहत 190 सब सेक्शन 2 के तहत वो उसको सेंट अप कर देगा टू द कोर्ट ऑफ सेशंस। और कोर्ट ऑफ सेशंस जो हैं वो फिर दोबारा उसका कॉग्निजेंस लेगा सेक्शन 193 के तहत। और सेक्शन 193 ये जो कहता है कि कोर्ट ऑफ सेशंस जो है वो उसका कॉग्निजेंस लेगा अनलेस it has been sent up by the court of by the magistrate under section 190 subsection 2। अब यहाँ पर आप जो है वो सेक्शन 202 जो है कंप्लेंट की जो सरसरी शहादत है उसको पढ़ते हुए मिसगाइड ना होइएगा। वो उसमें ये है कि आज भी चूँकि ये पहले सेक्शन सेंटअप का सेक्शन 190 सब सेक्शन 3 था, तो सेक्शन 202 में वो सेक्शन 190 सब सेक्शन 3 उस वक्त से एग्जिस्ट कर रहा था, तो उसको अभी तक इन्होंने अमेंड करके तो सेक्शन 190 सब सेक्शन वो 2 नहीं किया उसको। वो आज भी 3 चल रहे हैं। तो वो एक्चुअली वहाँ पर उसको 3 को अब पढ़ा तो 2 ही जाएगा, क्योंकि सब सेक्शन 3 तो है ही कोई नहीं है, कोई सेक्शन एग्जिस्ट ही नहीं करता। इसी तरह जो हैं वो बहुत से सेक्शंस हैं, मसलन सेक्शन 162 को आप ले लीजिए CRPC का, जो उसमें आज भी जो लफ्ज़ है वो 145 एविडेंस एक्ट जो है वो है, और सेक्शन 32 ऑफ द एविडेंस एक्ट है। हालांकि एविडेंस एक्ट नाम का कोई स्टैट्यूट जो है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। हमारी लेजिस्लेचर सोई हुई है एक अरसे से, जनाब 84 का कानूनी शहादत ऑर्डर आया हुआ है, आज तक उसकी अमेंडमेंट नहीं की गई। उनको इन्फॉर्म किया गया कि जनाब ये 24 के करीब मुख्तलिफ अमेंडमेंट्स हैं, ये इनको क्या एक छोटा सा आपने स्टैट्यूट जो है वो पास करना है, ये अमेंडमेंट्स कर दीजिए। मैंने खुद जो हैं वो उनको लेटर्स लिखे हैं कि भी ये अमेंडमेंट्स आपकी जगह रिक्वायर्ड हैं, नहीं की आज तक नहीं की। वो अपनी मर्जी के मुताबिक तो अमेंडमेंट्स करते रहते हैं, लेकिन जो अमेंडमेंट्स रिक्वायर्ड हैं इस स्टैट्यूट्स को सीधा रखने के लिए वो नहीं करते। नतीजतन ये कि ये अभी तक सेक्शन 162 और मुख्तलिफ और जगह पर भी अभी तक एविडेंस एक्ट वहाँ पर मौजूद है। हालांकि उनको ये एक छोटा सा स्टैट्यूट जो है वो पास करने से वो उसकी अमेंडमेंट हो सकती है। तो ये था कि पहले ये हुआ करता था कि जितने भी ट्रायल्स जो कि एक्सक्लूसिवली ट्रायबल थे कोर्ट ऑफ सेशंस के, उनकी पहले कमिटमेंट प्रोसीडिंग्स होती थी। और वो कमिटमेंट प्रोसीडिंग्स कौन करता था? मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। उनके पास फुल फ्लैच जो है वो इसी तरह ही विटनेसेस आते थे, उनको क्रॉस एग्जामिन करते थे, अक्यूज की भी स्टेटमेंट्स होती थी, और फिर उसके बाद वो देखते थे कि ये जनाब ऑफेंस बनता हमारी नज़र में प्रमा फेशी बनता है, तो उसको कमिट कर देते थे टू द कोर्ट ऑफ सेशंस फॉर ट्रायल। लेकिन उसका फ़ायदा क्या था कि यंगस्टर्स जो हैं वो अगर मैजिस्ट्रेट के पास ट्रायल करते हुए, देखिए क्रॉस एग्जामिनेशन का एक फन है। क्रॉस एग्जामिनेशन अगर आप ये कहें कि 1-2 दिन में किसी शख्स को आ जाता है तो ये पॉसिबल नहीं। क्रॉस एग्जामिनेशन जो है वो
बड़ी डिफ़िकल्टी के बाद, एक लेंथी प्रोसेस के बाद इंसान को पता चलता है कि क्रॉस एग्जामिनेशन होता क्या है और इसको कौन सा क्वेश्चन पुट करना चाहिए, कौन सा नहीं करना। सबसे जो डेंजरस होता है वो ये होता है इंटेरोगेटरी क्वेश्चन करना कि जनाब वहाँ पे गए तो फिर क्या हुआ। वो जनाब गवाह जो है वो आप उसके हाथ में एक ऐसा हैंडल दे देते हैं कि वो आप जो मर्जी चाहे एक्सप्लेनेशन दे दे, जो मर्जी चाहे अपना केस जो है वो इम्प्रूव कर दे। जो आपका क्वेश्चन हो वो आपको ऐसा क्वेश्चन पुट अप फार्मुलेट करना चाहिए, ये बैठ के सोचना चाहिए कि जब आप क्वेश्चन पुट करें तो गवाह उसको अगर पॉजिटिव उसका जवाब देता है तो वो भी आपके फेवर में जाए, अगर नेगेटिव जवाब देता है तो वो भी आपके फेवर में जाए। ये तो हुआ क्रॉस एग्जामिनेशन। और अगर आप उसको इंटरोगेट करना शुरू कर देंगे, देन ही विल स्टार्ट इम्प्रूविंग हिज ओन स्टेटमेंट और वो आपके केस को लेके बैठ जाएगा। तो इसमें मेन चीज जो है वो ये है कि अगर कोर्ट ये देखती है शहादत कलमबंद करने के बाद, अक्यूज की शहादत जो है वो कलमबंद करने के बाद, अब ये देखिए कि इसमें मेनली जो आपके पास एक सेक्शन आ जाता है, सेक्शन 265C, जिसको हमने कभी इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी। 241A है सेक्शन, और सेक्शन जो है वो 265C है, और तीसरा जो इसके साथ का सेक्शन है वो है सेक्शन 162 CRPC, जिसके तहत के कॉपीज ऑफ द स्टेटमेंट्स ऑफ द विटनेसेस जो है वो सप्लाई होती हैं। अब ये देखेंगे इसमें कि सेक्शन 265C का कि इन ऑल केसेस ट्रायबल बाय द कोर्ट ऑफ सेशंस द कॉपीज ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स shall be supplied to the accused free of cost not later than 7 days before the commencement of the trial। अब यहाँ पर एक वर्ड आ गया commencement। अब ये देखिए कि जो ट्रायल है वो शुरू होता है वहाँ कहाँ से, टेकिंग ऑफ कॉग्निजेंस से। स्टार्ट ऑफ ट्रायल शुरू होता है टेकिंग ऑफ कॉग्निजेंस से और कंटिन्यू करता है जब तक उसकी जजमेंट अनाउंस नहीं होती। तो पहला जो स्टेप है उसका वो तो टेकिंग ऑफ कॉग्निजेंस है। फिर उसके बाद कोर्ट ने जो है उसका कॉग्निजेंस लेने के बाद जो अक्यूज्ड हैं उनको जो है वो समझ किया। अब यहाँ पर भी मैं आपको एक चीज़ जो है वो एक्सप्लेन करता चला जाऊँ, वो ये कि आप ये देखिए कि सेक्शन जो है वो 202 को आप देखिए। सेक्शन 202 में उन्होंने कहा हुआ है कि पोस्टपोनमेंट जो है वो अक्यूज की जो है वो उसको उसके मुतालिक कि उसको आप पोस्टपोन कर सकते हैं और इस दौरान में जो समरी ऑफ एविडेंस है वो आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। लेकिन वहाँ पर आप ये देखिए कि जो लोग आप ये समझते हैं कि रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर द कमीशन ऑफ ऑफेंस, तो अभी कंप्लेंट में उनको प्रोसेस जारी नहीं हुआ, तो उनको क्या कहेंगे आप? क्या रिस्पोंडेंट कहेंगे आप उनको? क्या आप उनको जो है वो कहेंगे कि वो अक्यूज्ड है? ये क्या कहेंगे आप वहाँ पे? तो देखिए सेक्शन 202 में उसको एक्सप्लेन किया हुआ है। वहाँ पर क्या है कि पर्सन्स कंप्लेन्ड अगेंस्ट, पर्सन्स
कंप्लेन अगेंस्ट, अब आप उसको उर्दू में क्या कहेंगे, अल्जाम अलैह, उसको अक्यूज नहीं कहेंगे आप। लेकिन जब आप ये देखें कि सफिशेंट ग्राउंड्स के मतलब आ जाए कि सफिशेंट ग्राउंड्स एग्जिस्ट करते हैं टू प्रोसीड विद द ट्रायल, तो वहाँ पे सेक्शन 204 में जो किसका है, टू कंपेल द अटेंडेंस ऑफ द अक्यूज्ड, वहाँ पे फिर जब आप उसका प्रोसेस जारी करेंगे तो फिर वहाँ पर वो पर्सन कंप्लेंट से अक्यूज बन जाएंगे। तो ये बेसिक डिफरेंस है यहाँ पर दो अल्फाज का। अब उसके बाद आ जाता है कि अगर कोई शख्स जो है उसका ट्रायल हो जाता है कोर्ट ऑफ सेशंस में, तो ये देखिए कि वो उसकी पुलिस रिपोर्ट जो है वो सबमिट होगी जब, तो पुलिस रिपोर्ट के मुतालिक और कंप्लेंट के मुतालिक भी ये है कि जब मैजिस्ट्रेट साहब के पास वो पुलिस रिपोर्ट सबमिट की जाए तो ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन जो है वो, ये जो एसएचओ का लफ्ज़ है, ये भी पुलिस हमारा सीआरपीसी उसको रिकग्नाइज नहीं करता, उसके लिए वो इंचार्ज का लफ्ज़ है, इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन। तो इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन जो है वो विटनेसेस को उस पुलिस रिपोर्ट के साथ कोर्ट में जो है वो पेश कर देगा, और कोर्ट फिर जो वो पब्लिक विटनेसेस होंगे उन सबको सेक्शन 191 के तहत पाबंद कर लेगा कि भाई आप हर तारीख पेशी पे कोर्ट में पेश होते रहेंगे। ये है टू अवॉइड द डिले इन द ट्रायल। अब ये चीज़ जो है वो मैंने आपके सामने जो एक्सप्लेन की है वो है कि सेक्शन 173 सब सेक्शन 5 जो है उसके तहत उसमें ये कहा गया है कि जब जो ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन है वो पुलिस रिपोर्ट सबमिट करेगा तो वो उसके साथ जितने भी पब्लिक विटनेसेस हैं वो उनको भी वहाँ पे लेगा, और वो उनको कोर्ट जो है वो इस तरह पाबंद कर लेगी कि वो हर तारीख पेशी पे पेश होते रहेंगे। अगर नहीं पेश होंगे तो फिर वो उन पे वो श्योरिटी बॉन्ड जो उन्होंने दिया है वो उनका वो फॉरफिट हो जाएगा। अब ये देखिए कि उसके बाद आ जाता है जो सेक्शन 265F है जिसके तहत के ट्रायल में विटनेसेस जो हैं उनको तलब किए जाते हैं। सेक्शन 265F में है कि इफ़ द अक्यूज डज नॉट प्लीड गिल्टी, वो नहीं मानता कि जनाब मैंने ये जुर्म किया, वो कह देता है कि जनाब ये मेरे खिलाफ इल्ज़ाम गलत हैं, और द कोर्ट डज नॉट कन्विक्ट हिम अंडर द प्रीसीडिंग सेक्शन, द कोर्ट शैल। अब यहाँ पे शैल का लफ्ज़ है, द कोर्ट शैल। आगे जो है वो प्रोसीड टू हियर द कंप्लेनेंट इफ एनी, जिसको कि आज तक किसी भी हमारी ट्रायल कोर्ट ने कभी कंप्लाइंस नहीं उसकी की, कि उस कंप्लेनेंट को कभी भी जो है वो सुना नहीं किया। अब यहाँ पे इसको हम इस फिक्रा जो है टू हियर द कंप्लेनेंट इफ एनी, इसको उठा के एक तरफ रखते हैं, तो आगे क्या है, द कोर्ट शैल टेक ऑल सच एविडेंस एज मे बी प्रोड्यूस्ड। अब जब लफ्ज़ है यहाँ पे प्रोड्यूस्ड बाय द प्रोसिक्यूशन। अब प्रोड्यूस का लफ्ज़ जो है वो क्या है कि विटनेसेस जो हैं वो स्टेशन हाउस ऑफिसर ने, कंप्लेनेंट ने वो पेश किए,
जो कोर्ट है उसने उनको पाबंद कर लिया कि आपने हर तारीख पेशी पे आना है, वो कोर्ट के बाहर मौजूद है। अब प्रोसिक्यूटर वो उनको पकड़ता है और पकड़ के लाके तो कोर्ट में प्रोड्यूस कर देता है। तो यहाँ पर ये प्रोटेक्शन उसकी जो है वो उसको कि वो कोर्ट जो है, कोर्ट शैल टेक ऑल सच एविडेंस एज मे बी प्रोड्यूस्ड बाय द प्रोसिक्यूटर। अब उसके बाद आ जाता है सबसेक्शन 2। वो किनके मुतालिक है कि जो पब्लिक सर्वेंट्स हैं, डॉक्टर्स हैं, पुलिस ऑफिशियल्स हैं, या कोई और इस किस्म के जो हैं वो ऑफिशियल्स हैं, वो उनके मुतालिक है कि द कोर्ट शैल असर्टेन फ्रॉम द पब्लिक प्रोसिक्यूटर and as the case may be from the complainant, the names of the witnesses who are acquainted with the facts of the case and shall summon those witnesses। वहां पे क्या था? प्रोड्यूस का लफ्ज। यहां पे क्या लफ्ज आ गया? समन का। लेकिन यहां पर भी मैंडेटरी प्रोविजंस हैं कि द कोर्ट शैल समन दोज विटनेसेस। लेकिन यहां पर कोर्ट के पास इख्तियार भी है वो सबसेक्शन 3 में कि द कोर्ट मे रिफ्यूज टू समन एनी सच विटनेस इफ इट इज ऑफ द ओपिनियन दैट सच विटनेस इज बीइंग कॉल्ड फॉर द पर्पज ऑफ वेक्सेशन, डिले और डिफीटिंग द एंड्स ऑफ जस्टिस, एंड सच ग्राउंड्स शैल बी रिकॉर्डेड बाय द कोर्ट। अब कई दफ़ा होता है कि गवाहान को पेश नहीं किया जाता, प्रोसिक्यूशन एविडेंस जो है वो नहीं पेश की जाती, तो कोर्ट जो है वो एविडेंस क्लोज कर देती है। ये आम पर होता है कि जी फलां की शहादत जो है वो ख़त्म कर दी गई है। CRPC में तो कोई ऐसी प्रोविजन नहीं है जिसके तहत के कोई शहादत ख़त्म कर दी जाए। वहां पर जो मैक्सिमम अख्तियार जो दिया गया है वो अख्तियार ये दिया गया है कि अदालत जो है रिफ्यूज कर सकती है कि मैं समन नहीं करता। वो ख़त्म हो जाएगा फिर उसके बाद। लेकिन ये कहना कि जनाब वो कोर्ट ने उसकी शहादत जो है वो ख़त्म कर दी, ये नहीं, ये पॉसिबल ही नहीं है। वो प्रोसिक्यूटर अगर चाहे तो पुलिस को बुला के कहे कि भाई ये गवाह जो है मुझे चाहिए फलां दिन, और वो गवाह अगर आ जाता है और उसको ला के सबसेक्शन 1 के तहत वो उसको प्रोड्यूस कर देता है कोर्ट के सामने, कोर्ट इज बाउंड टू रिकॉर्ड, द कोर्ट शैल टेक ऑल सच एविडेंस एज मे बी प्रोड्यूस्ड बाय द प्रोसिक्यूटर। तो वो तो वहाँ पे वो एग्जामिन करे। अब उसके बाद जो है वो फिर डिफेंस का आ जाता है कि भी डिफेंस में को भी इसी तरह ही वो दिया गया है। लेकिन यहाँ पर एक सेक्शन जो है वो अलग है, वो है कि जो अक्यूज्ड है वो अगर अपना तहरीरी बयान देता है तो कोर्ट उस तहरीरी बयान को शहादत का हिस्सा बना देगी। तो उसके पास ये इख्तियार है कि वो तहरीर बयान भी दे सकता है। अब मैंने आपके सामने पहले वो सेक्शन 265C का वो कमेंसमेंट का बताया था। उसमें सिर्फ एक ही प्रोविजन को जो है वो उसको मैं मेनली जो है वो आपके सामने ज़्यादा डिस्कस कर लेता हूँ। वो ये है कि ये था कि इन ऑल केसेस initiated upon the report of a police officer, the copies of the following documents shall be supplied to the accused
not later than 7 days before the commencement of the trial. तो मैं ये बताना चाह रहा था आपको कि भी एक्चुअली समनिंग कमेंसमेंट नहीं होती, फिर उसके बाद अक्यूज आके पेश हो जाता है, अगर वो जो कमेंसमेंट नहीं है, फिर उसके बाद ये कि सप्लाई ऑफ कॉपीज जो है वो भी कमेंसमेंट नहीं है, और सप्लाई ऑफ कॉपीज के बाद जो नेक्स्ट स्टेज आ जाती है वो सेक्शन 242 की और सेक्शन 265D की आ जाती है, फ्रेमिंग ऑफ चार्ज। तो फ्रेमिंग ऑफ चार्ज इज द कमेंसमेंट ऑफ द ट्रायल। अब ये देखिए कि आपने जो डिस्टिंक्शन करनी है वो ये है कि स्टार्ट ऑफ द ट्रायल के जी कॉग्निजेंस जब कोर्ट लेती है तो इट इज स्टार्ट ऑफ द ट्रायल। जब चार्ज फ्रेम होता है इट इज द कमेंसमेंट ऑफ द ट्रायल। ये टेक्निकलिटीज हैं। मसलन ये कि आप ये देखिए कि इकोनॉमिक्स को अगर आप ले लीजिए तो वहाँ पर एक लफ्ज़ है यूटिलिटी का, कि आमतौर पर यूटिलिटी जो है वो हम फ़ायदे के उसमें लेते हैं, लेकिन जब उसको एक्सप्लेन किया गया कि एक शख्स है वो एडिक्ट है, उसको नशे के लिए कुछ नहीं मिल रहा, ऑल ऑफ ए सडन नशे के लिए जो है वो उसको नशा मिल जाता है, वो उसकी एडिक्शन करता है, तो उसको जो तस्कीन मिलेगी इकोनॉमिक्स में वो उसको जो यूटिलिटी है वो उसका जो है वो लफ्ज़ दिया गया। तो इसी तरह यहाँ पर भी ये टेक्निकलिटीज़ हैं कि स्टार्ट ऑफ द ट्रायल और कमेंसमेंट ऑफ द ट्रायल, ये इसको है। वो जो मैंने पहले आपको अभी जजमेंट बताई है 2008 MLD 728, उसमें इस पॉइंट को भी बिगिनिंग ऑफ ट्रायल और कमेंसमेंट ऑफ ट्रायल जो है उसको भी डिस्कस किया गया है। अब उसके बाद आ जाता है कि भी कॉपीज के मुतालिक, कॉपीज ऑफ द स्टेटमेंट्स ऑफ ऑल विटनेसेस, द वर्ड यूजेस ऑल विटनेसेस रिकॉर्डेड अंडर सेक्शन 161 एंड 164 CRPC। अब नॉर्मली होता क्या है कि आप कोर्ट के सामने जाते हैं तो वो कैलेंडर ऑफ विटनेस देखते हैं कि उसमें जो विटनेसेस हैं वो उनकी कॉपीज़ वो आपको दे देते हैं कि ये लें जी, ये कॉपीज़ आप रख लीजिए, ये कॉपीज़ मिल गई आपको, ये 265C की। अब वो ऑल विटनेसेस तो ना हुए, तो ऑल विटनेसेस को जो इंटरप्रेट किया सुपीरियर कोर्ट्स ने वो ये है कि प्रोसिक्यूशन विटनेसेस, डिफेंस विटनेसेस और वो विटनेसेस जो कि इंडिपेंडेंट विटनेसेस हैं, ना प्रोसिक्यूशन को सपोर्ट करती है ना डिफेंस को विटनेसेस, जो जितनी भी एविडेंस उसने इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने कलेक्ट की है उस सारी की सारी शहादत को कहा गया है कि अक्यूज को अवेलेबल कीजिए, अक्यूज को दीजिए। अब इसमें यह हो सकता है कि वो अक्यूज जो है उसने अपनी जो बयानात हैं वो ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन 10 दफ़ा दिए हों, मुख्तलिफ इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स के सामने दिए हों, तो वो अगर 10 उसके स्टेटमेंट्स मौजूद हैं वो 10 के 10 जो हैं वो अक्यूज को दिए जाएंगे। ये नहीं कि सिर्फ एक स्टेटमेंट जो है जो इनिशियल इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने लिखी हो वो उसको दे दी जाए और बाकी ना दी जाए, नहीं, वो सारी की सारी स्टेटमेंट्स जो हैं उसकी वो उसको सप्लाई की जाएगी। इसी तरह जो है जो डिफेंस विटनेसेस हैं वो उनको भी दिया जाएगा। अब
इस सिलसिले में जो पहला केस था जो कि अंडर डिस्कशन आया वो PLD 1953 है, ढाका, पेज उसका है 10। एक विटनेस था, वो ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन पेश हुआ और वो उसमें ये था कि उसके साथ जो है वो 10-12 और गवाहान थे, वो भी पेश हुए। तो एक बॉइल्ड स्टेटमेंट जो है वो रिकॉर्ड हुई। उस बॉइल्ड स्टेटमेंट में ये आया कि जी मैं तो मौके पर मौजूद नहीं था, मैं बाद में आया हूँ तो मुझे पता चला है कि ये वाकया हो गया हुआ है। तो एक्चुअली ही वॉज नॉट एन आई विटनेस, वो तो वहाँ पर बाद में आया। लेकिन जो एक और कॉपी सप्लाई की गई थी उसके मुताबिक ये था कि उसने कहा था कि मैंने जी ये सारा वाकया देखा है। तो ढाका हाई कोर्ट ने ये उसमें कहा कि जो ये कॉपीज है, जी जी आप कोर्ट को अप्लाई करेंगे, कोर्ट ही देती है। वो फिर ये था कि कोर्ट ने ये कहा कि अगर वो बॉइल्ड स्टेटमेंट जो है वो उसको डिफेंस काउंसिल को दे दी जाती और इस बॉइल्ड स्टेटमेंट से जो वो गवाह था उसकी कन्फ्रंटेशन होती तो इस केस का रिजल्ट कुछ और होता। तो डिवीजन बेंच ने उस केस को जो है वो रिमांड कर दिया और कहा कि वो कॉपी सप्लाई की जाए और फिर इसका जो है वो रीट्रायल किया जाए। फिर उसके बाद यही पॉइंट जो है वो 66 में, यहाँ पे तो वाइल्ड स्टेटमेंट या एक से ज़्यादा जो बयानात हैं वो उनका जिक्र आया था। ये 66 ढाका में, ये 66 में बगदादुल जदीद जो कि अब बहावलपुर है हमारा बेंच, तो उसके मुतालिक ये हुआ कि आप इस तरह कीजिए, ये सारी की सारी कॉपीज जो हैं वो हमें दीजिए। वहाँ पर सरदार इकबाल साहब ने ये PLD 1966 है, बगदादुल जदीद पेज 30 पे, तो वहाँ पर उन्होंने ये कहा कि आप एक्यूज जो हैं उनको ये तमाम स्टेटमेंट्स दीजिए। अब उसके बाद आप ये देखिए कि एक और इम्प्रूवमेंट हुई कि ये 1969 आ गया। 1969 में प्रोसिक्यूटर जो है वो उन्होंने एक टर्न लिया और टर्न लेने के बाद उन्होंने कहा जनाब बात यह है कि जितने भी हमारे प्रोसिक्यूशन विटनेसेस थे उनकी सबकी हमने स्टेटमेंट्स दे दी हैं, ये बाकी तो गवाहान ही नहीं है, ये बाकी तो 161 की स्टेटमेंट्स ही नहीं है, ये तो जिम्नियों का हिस्सा है, तो हम तो इनकी कॉपीज नहीं देते, ये तो सेक्शन 172 जो है उसके तहत प्रोटेक्टेड है। तो उसके जवाब में फिर जस्टिस अताउल्लाह सजाद मरहूम जो हैं उन्होंने कहा कि भाई आपके पास ये CRPC पड़ी हुई है, आप ये जो केस डायरीज के अंदर दरियाफ्तें लिख देते हो, ये बताओ किस सेक्शन ऑफ लॉ के तहत लिखते हो। और जी 172, उन्होंने कहा 172 पढ़ लो कि वहाँ पर आपको कहाँ अख्तियार मिलता है कि भी आप किसी का को बयान लिखो। आपको सिर्फ एक सेक्शन ऑफ लॉ जो है वो अख्तियार देता है टू रिकॉर्ड द स्टेटमेंट ऑफ ए विटनेस, वो है वो सेक्शन 161। तो बयानात चाहे आपने सेपरेटली लिखे हों या केस डायरी में लिखे हों, वो सारे के सारे 161 की स्टेटमेंट्स हैं, दीजिए कॉपीज आप इनको। बड़ा खूबसूरत
छोटी सी जजमेंट है, लेकिन बड़ी खूबसूरत जजमेंट उन्होंने लिखी है। फिर ये बहुत डिटेल्ड डिस्कशन हुई भुट्टो केस में, ये PLD 1979 सुप्रीम कोर्ट जो है पेज 53 उसमें। लेकिन फिर उसके बाद जो है वो इन द मीन वाइल अमेंडमेंट हो गई थी, हमारे जो कमिटमेंट प्रोसीडिंग्स ख़त्म हो गई, और हमारे यहाँ पर ये था कि जो एक नया सिस्टम है वो ये था कि ट्रायल डायरेक्टली कोर्ट ऑफ सेशंस में होंगे और वो वहीं पर डिसीजन हो जाएगा। तो वो जो लॉ रिफॉर्म्स आई तो उसके बाद ये मैटर लाहौर हाई कोर्ट ने फिर दोबारा टेकअप किया बाई हिज लॉर्डशिप मिस्टर जस्टिस रुस्तम एस सिदवा, 1980 पाकिस्तान क्रिमिनल लॉ जनरल पेज 5 है उसका। उसमें उन्होंने कहा कि आपने यहां पर जो विटनेस का लफ्ज है उसको प्लेन जो है वो मीनिंग देनी है कि विटनेस का क्या मतलब है। आप इसका मतलब ये नहीं है कि बी प्रोसिक्यूशन विटनेसेस, वो शख्स जो जिसको किसी भी केस के मतलब कोई भी नॉलेज है, ही इज ए विटनेस। फिर वहाँ पर यह भी क्वेश्चन आया कि जनाब बात यह है कि एक अक्यूज है वो इनोसेंट डिक्लेयर हुआ है, तो ठीक है उस अक्यूज को उसकी इनोसेंस के मतलब जो एविडेंस रिकॉर्ड हुई है वो दे दीजिए, दूसरे अक्यूज को क्यों दी जाए। थैंक यू, सॉरी। तो उसमें भी उन्होंने कहा कि नहीं, आपने जब अक्यूज्ड को स्टेटमेंट्स देनी है तो जितनी अवेलेबल एविडेंस आपके पास है वो सारी की सारी उनको देनी, और कहा कि कॉपीज दें आप इनको। जी, आप आगे आ जाइए सर। जी, नहीं देखिए, जो 241A है ना, उसमें तो सिर्फ 161 की स्टेटमेंट्स जो हैं वो आपको सिर्फ वो मिलती हैं। वहाँ पर ये रिपोर्ट ऑफ ए पुलिस ऑफिसर और कॉपी ऑफ दी, यहाँ पर देखें फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, मैंने आपको बताया कि एलियन है, लेकिन 265C में इन्होंने रॉन्ग लेजिस्लेशन करते हुए वहाँ पर फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट का लफ्ज़ भी ऐड कर दिया हुआ है। वहाँ पर वो 161 की कॉपीज़ नहीं होंगी, लेकिन मैं अभी आपको यही उसी को एक्सप्लेन करने लगा हूँ कि आप ये देखिए कि एक केस जो है वो सबमिट होता है, वो एक केस रजिस्टर होता है, इन्वेस्टिगेशन होती है, इन्वेस्टिगेशन होने के बाद वो ये है कि वो केस जो है वो पुलिस कहती है कि जनाब ये तो झूठा केस है, कैंसिल कर दिया जाता है, और कैंसिल हो जाता है। अब उसके बाद कंप्लेनेंट जो है वो इस तरह करता है कि एक कंप्लेंट बनाकर, लेकिन एक बड़ी ऑल टुगेदर डिफरेंट वर्शन लेकर वो कंप्लेंट बनाकर वो कोर्ट में सबमिट कर देता है। अब उसकी जो वर्शन है बिफोर द पुलिस वो उसमें, और जो कंप्लेंट में है वो ऑल टुगेदर डिफरेंट है। अब उसको कॉपीज चाहिए, वो अगर देखें बिलफोर्स जो है वो अगर कत्ले अमद का केस है और उसको कॉपीज चाहिए अगर वो, तो वो कहेंगे जनाब जो सेक्शन 265C है उसका सब सेक्शन 2 जो है उसके तहत कंप्लेंट की कॉपी दे दी, उसके साथ जो डॉक्यूमेंट्स लगे हुए थे उनकी कॉपीज़ दे दी, 202 की कॉपीज़ दे दी हमने, और फिर उसके बाद और तो कोई पीछे रह नहीं जाता, तो सारे डॉक्यूमेंट्स मिल गए। तो अब ये
पुलिस रिपोर्ट की कॉपीज तो हम नहीं दे ये स्टेटमेंट्स की कॉपीज तो हम नहीं दे सकते इसको 161 की। वहां पर वो फिर सेक्शन 162 के तहत अप्लाई करेगा। 162 जो है उसमें ये होता है कि अगर प्रोसिक्यूशन विटनेस आके पेश होती है तो कोर्ट पाबंद है, अगर अक्यूज कहता है कि जनाब इसकी स्टेटमेंट जो 161 की है उसकी मुझे कॉपी दें, तो वो कॉपी देगा, तो वहां पर उसको वो कॉपी मिल जाएगी। अब आपका क्वेश्चन ये क्लियर हो गया। अब उसके बाद ये होता है कि ये देखिए कि एविडेंस हो गई, ट्रायल हो गया, और ट्रायल होने के बाद जब कोर्ट इस कंक्लूजन पे पहुंचती है कि अक्यूज्ड गिल्टी है, उसके अगेंस्ट जो उसका गिल्ट है वो प्रूव हो गया है, तो कोर्ट पहले उसको सेक्शन 367 के तहत कॉन्विक्ट करेगी। लफ्ज कॉन्विक्ट का है। और फिर उसके बाद ये है कि उसका कॉन्सिक्वेंशियल रिलीफ क्या है, कि पनिशमेंट दी जाएगी या सेंटेंस दिया जाएगा। सो कन्विक्शन अलहदा है और उसका जो सेंटेंस है या पनिशमेंट है वो अलग है। ये ऑल टुगेदर डिफरेंट हैं। अगर किसी अक्यूज्ड को गिल्टी डिक्लेयर करने के बाद, कन्विक्ट करने के बाद उसको जो है वो कन्विक्शन का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया जाता कि भाई ये गिल्टी डिक्लेयर हुआ है लेकिन इसको मैं कन्विक्ट करता हूँ, स्ट्रेट वे सेंटेंस पास कर दिया जाता है, तो वो दैट विल बी एन इलीगल जजमेंट। अब ये देखिए कि इस केस को बहुत जगह पर जो है वो एक्सप्लेन किया गया, लेकिन मेनली जो इस केस को जो है एक्सप्लेन किया गया था वो ये नवाज शरीफ का केस था। अब उस नवाज शरीफ के केस में ये था कि ही वॉज रिलीज्ड, वो अवेलेबल था इन दी अमंगस्ट द पब्लिक, लोगों के सामने। तो मैं एक ट्रिब्यूनल था जहाँ पर कि उनकी कॉम्पिटेंसी टू कंटेस्ट द इलेक्शन वो उसने डिटरमिन करना था कि वो कॉम्पिटेंट हैं या कि नहीं। तो मैंने उनसे क्वेश्चन किया, मैंने कहा देखिए बात ये है कि आपको 2 केसेस में सेंटेंस हुआ है, आप कन्विक्ट भी हुए और सेंटेंस भी हुआ, और फिर उसके बाद ये है कि वो जो कन्विक्शन है, वो कन्विक्शन आपकी जो है वो उसी तरह आप अंडरगो कर रहे थे तो आपको रिलीज कर दिया गया। मैंने आपके सामने अटॉर्नी जनरल को, एडवोकेट जनरल जो हैं वो उनको बुलाया है, और बुला के मैंने उनसे कहा है कि भाई वो जो ऑर्डर है वो पेश करें जिसके तहत कि आपने इनको रिलीज किया है। तो उन्होंने बताया कि जनाब ऐसा कोई ऑर्डर इन राइटिंग एग्जिस्ट नहीं करता। मैंने कहा चूँकि आपके जो हैं क्लाइंट वो ओपनली फिर रहे हैं, उनको कोई पकड़ता नहीं है, तो मैं जितने भी लॉज हैं उन तमाम लॉज के तहत उनका जो बेनिफिट है वो मैं आपको देता हूँ। आप ये देखिए कि सेक्शन 401 और 402 को आप ले लीजिए, वो रिमिशन ऑफ सेंटेंस जो पनिशमेंट है उसको, उसकी रिमिशन या सस्पेंशन को डील करता है। 402 भी उसकी सस्पेंशन या रिमिशन को डील करता है, सेंटेंस की। कन्विक्शन जो है वो उसको वो टच नहीं करते। कन्विक्शन वहाँ पे
इंटैक्ट रहती है। अब उसके बाद मैंने कहा कि आप आर्टिकल 45 को ले लीजिए, वो भी इसी के मुतालिक है। अगर कोई और सेक्शन है या कोई और आर्टिकल है जो कि आपको बेनिफिट देता है, वो मुझे बता दीजिए। कोई और आर्टिकल इसके मुतालिक था नहीं। मैंने कहा आप 63 को देखिए, वहाँ पे जो एबिलिटी टू कंटेस्ट द इलेक्शन है, वहाँ पर ये है ए प्रीवियस कॉन्विक्ट। वहाँ पे सेंटेंस का लफ्ज़ नहीं, पनिशमेंट का लफ्ज़ नहीं है, वो कॉन्विक्ट का लफ्ज़ है। तो कन्विक्शन आपकी यही आज तक इंटैक्ट है। मुझे एक जजमेंट कोई सी हाई कोर्ट की या सुप्रीम कोर्ट की दे दीजिए जिसमें ये है कि अगर आपका जो कन्विक्शन, वो सेंटेंस जो है, वो उसको पार्डन किया गया है या उसको वेव ऑफ किया गया है या सस्पेंड किया गया है, तो साथ ही कन्विक्शन भी ख़त्म हो जाती है। तो मैंने कहा ये जजमेंट अभी आपके फेवर में चली जाती है। वो हो नहीं सकता था, पॉसिबल नहीं था ये, क्योंकि कन्विक्शन जो है इट इज़ ए जुडिशल वर्डिक्ट, और उस जुडिशल वर्डिक्ट को सिर्फ अपील के ज़रिए ही सेटिसाइड करवाया जा सकता है। नतीजतन ये है कि वो डिस्क्वालीफाई हुए और सुप्रीम कोर्ट तक वो जजमेंट जो है अपहेल्ड रही। और फिर उसके बाद ये था कि वो जो उनकी कन्विक्शन थी उसको चैलेंज किया गया हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में, और फिर उनकी वो कन्विक्शन जो है वहाँ से सेटिसाइड हो गई। देन ही बिकेम एलिजिबल टू कंटेस्ट द इलेक्शन। सो ये हैं ऐसे पॉइंट्स जो कि हैं। अब एक शख्स है वो कन्विक्ट भी हो जाता है और भी। अब दो चीज़ें होती हैं उसमें जहाँ पर कि कन्विक्शन होती है। एक शख्स जो है वो प्लीड गिल्टी करता है। जब वो ये मान लेगा कि जनाब मैंने ये जुर्म किया है, तो उसकी अपील नहीं हो सकती उसकी। और अगर वो केस ऑफ डिनाइल है कि जनाब मैंने ये जुर्म नहीं किया, तो उसकी फिर अपील होगी। जी, नहीं देखिए मेरी बात सुनिए, अगर वो एडमिट कर लेता है, देखिए एडमिशन में और कन्फेशन में फ़र्क है। एडमिशन और कन्फेशन में फ़र्क है। अब आप ये देखिए कि अगर एक शख्स के अगेंस्ट आप ये कहते हैं कि आपके अगेंस्ट चार्ज में कि ये एलिगेशंस हैं, आपको इकबाल है या कि इनकार है, वो वहाँ पे कहता है कि जनाब इकबाल है, ये कन्फेशन नहीं होगा। आप बैठ जाइए, वो कन्फेशन नहीं होगा। कन्फेशन फिर ये होगा कि वो उसके जो अल्फाज हैं उनको रिकॉर्ड किया जाए। उन अल्फाज को अगर फार्मूलेट करें आप, तो उससे कमीशन ऑफ सम ऑफेंस बनता हो, तो फिर वो कन्फेशन है। लेकिन कोई चीज़ जो है वो अगर वो मान लेता है कि जनाब ये चीज़ ऐसे हुई है, तो वो एडमिशन आ जाएगा। वो हर कन्फेशन जो है वो एडमिशन नहीं होता। तो ये इसमें बेसिक डिस्टिंक्शन है। अब अगर कोई कन्फेशन कर लेता है कोई शख्स, और कन्फेशन करने के बाद उसकी कन्विक्शन हो जाती है, आप लायर हैं, आपके पास वो आ जाता है, आपके पास दो रास्ते हैं। मैं ये बिल्कुल आपके बार रूम के सामने वाली कोर्ट, मेरे पास कोर्ट होती थी, तो मेरे पास एक मेजर साहब का केस आया कि जिनको कि 30 जो केसेस थे वो उनमें ये 489F में
3 साल सज़ा हुई थी और वो 3 साल ऑलरेडी जो है वो सज़ा भुगत चुके थे। तो उसमें ये था कि मैंने जब उसको स्टडी किया उसके रिकॉर्ड को, उनकी प्रेयर सिर्फ इतनी थी कि जनाब ये जो सेंटेंसेस हुए हैं 30 के 30, तो इनके मतलब कोई ऑर्डर नहीं है कि ये कंकरेंट होंगे या कि कंसेक्टिव होंगे, तो आप इस तरह कीजिए कि इनको कंकरेंट कर दीजिए। उनकी प्रेयर सिर्फ इतनी थी। लेकिन जब मैंने रिकॉर्ड देखा तो रिकॉर्ड से मुझे पता चला कि वो उसका कन्फेशन तो है कोई नहीं, वहाँ पे सिर्फ इतना है कि इकबाल है, इकबाल है, इकबाल है, ये लिख के तो उसको 30 के 30 केसेस में जनाब सजा दे दी गई थी। मैंने वो एक रिट पिटीशन को 30 रिवीजन पिटीशंस में कन्वर्ट किया, कन्वर्ट करके तो उसका नोटिस दिया, और नोटिस देने के बाद ये था कि वो कन्विक्शन और सेंटेंस उसके जो हैं वो सेटिस्फाइड की। अब मेरे पास एक ऑप्शन ये थी कि मैं उसका रीट्रायल के लिए ऑर्डर कर देता लेकिन ये था कि वो ऑलरेडी 3 साल की सज़ा जो है वो भुगत चुका था, तो ये अप्रोप्रिएट नहीं था कि उसका फर्दर ट्रायल जो है वो उसके ऑर्डर्स किए जाते। नतीजा था ये था कि ये कहा गया कि भाई उसको रिलीज़ किया जाए फोर्थवेथ। अब ये है कि ये आपने बेसिकली ये देखना है कि कहाँ पर वो एडमिशन है, कहाँ पे वो कन्फेशन है। अब दूसरा आ जाता है कि वो केसेस जिन केसेस में कि सेंटेंस 7 इयर्स या 7 इयर्स से जो है वो कम है, वहाँ पर क्या पोजीशन होगी। अब वो आप ये देखें कि सेक्शन 408 है, वो इट इज़ ओपन टू डिस्कशन, लेकिन हमारी हाई कोर्ट की यहाँ पे एक जो है वो एक ऐसी जजमेंट आ गई जिसमें कि उन्होंने कहा है कि 7 इयर्स के भी वो सेंटेंसेस जो हैं वो इधर आप लोअर कोर्ट्स में जो हैं वहाँ पर ही उनको चैलेंज करेंगे। तो उसके बाद से वो वहाँ पे वगरना पहले ये होता था कि 4 साल तक के सेंटेंसेस लो सेशंस कोर्ट में होते थे, और उससे जो ज़्यादा के सेंटेंसेस थे उनको हाई कोर्ट में चैलेंज किया जाता था। लेकिन ये किसी वक्त भी ये दोबारा इस पर डिस्कशन ओपन हो सकती है। अब जो सेंटेंसेस हैं बाकी ये डेथ सेंटेंस, उस डेथ सेंटेंस के मतलब ये है कि सेक्शन 373 है, उसके तहत ये होता है कि जजमेंट की कॉपी जो है वो इमीडिएटली प्रोसिक्यूटर जो है वो उसको दे दी जाएगी, और कन्विक्शन है तो फिर वो उसकी जजमेंट की कॉपी जो है फ्री ऑफ कॉस्ट की उसको दे दी जाएगी कि वो ताकि अगर अपील करना चाहता है तो वो अपील का फाइल कर दे उसकी। अब अपील में जो सेक्शन 423 है वो इसमें ज़्यादा अप्रोप्रिएट है कि जिसके तहत कि कोर्ट को ये इख्तियार दिया गया है कि वो जो सेंटेंस है उसको पनिशमेंट को कम कर दे, सेंटेंस तो उसको सेटिसाइड कर दे, उसको रिलीज कर दे। और फिर उसके बाद ये है कि रिवीजन में ये है कि सिर्फ ये जगह है जहाँ पर कि उसको इन्हांस करने का, अगर बिलफर्ज एक शख्स है उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट हुई है, लेकिन फैक्ट्स ऑफ द केस जो हैं वो से ये उसका डेथ सेंटेंस बनता है, तो वो उसके सेंटेंस को इन्हांस भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर ये देखिए कि जो एपीलेट जुरिस्डिक्शन है वो ये भी है कि अगर कोई शख्स जो है वो अक्विट हो गया है तो सेक्शन 417 जो है वो उसके तहत उसका अपील अगेंस्ट अक्विटल हो सकती है। लेकिन अगर कंप्लेंट है तो कंप्लेंट में वो पिटीशन फाइल होगी
फॉर स्पेशल लीव टू अपील। तो ये वो सेक्शंस हैं जिनके तहत के जो एपिलेट जुरिस्डिक्शन है वो मुख्तलिफ कोर्ट्स की है। अब हाई कोर्ट जो है वो उसके पास ये है कि अगर कोई शख्स है उसको डेथ सेंटेंस हो जाती है तो सेक्शन 374 जो है उसके तहत उसका जो केस है वो फॉर कंफर्मेशन और अदरवाइज वो हाई कोर्ट को भेज दिया जाएगा। वो शख्स है वो अपील नहीं करता अपने सेंटेंस के अगेंस्ट, लेकिन इवन देन जब उसका डेथ सेंटेंस जो है उसकी कंफर्मेशन और अदरवाइज कोर्ट कंसिडर कर रहे होते हैं वो सेटिसाइड भी कर सकती है उसकी कन्विक्शन को। अपील नहीं भी हुई तब भी वो उसकी वो कन्विक्शन जो सेटिसाइड हो जाएगी। अब ये हालात हैं वो रिवीजन में आप ये देखिए कि कोर्ट जो है उसके पास कॉन्सिक्वेंशियल रिलीफ जो होता है ना वो देने का अख्तियार नहीं है। उसके लिए आपको सेक्शन 435 जो है वो देखना है कि एक हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशंस may call for the record of an inferior court to examine the legality, propriety or correctness of an order, finding, और ये जो चीज़ें हैं वो उसमें दी हुई हैं। अब इसमें ये देखें कि वो जो है सेक्शन, इसमें यह है कि एग्जामिन होगा लीगैलिटी, प्रोप्राइटी, करेक्टनेस। वो कोर्ट जो है वो ये एग्जामिन करते हुए ये देखेगी कि ये ऑर्डर करेक्ट है, ये ऑर्डर जो है ये इम्प्रॉपर है या ऑर्डर इलीगल है। अपनी फाइंडिंग्स देने के बाद वो फिर उसको रिमांड कर देगी टू द कोर्ट ऑफ टू द अप्रोप्रिएट कोर्ट, जो भी इंफीरियर कोर्ट होगी। वो ये नहीं कर सकते कि उस में अपना जो है वो कॉन्सिक्वेंशियल रिलीफ देते हैं। बिलफर्ज एक शख्स है वो ये है कि मजिस्ट्रेट के पास सेक्शन 249A जो है वो उसके तहत एप्लीकेशन देता है, और एप्लीकेशन देते हुए वो कहता है कि जनाब मुझे बरी किया जाए। कोर्ट उसकी एप्लीकेशन जो खारिज कर देती है। अब उसकी वो रिवीजन फाइल कर देता है कोर्ट ऑफ सेशन में। तो कोर्ट ऑफ सेशन जो है वो जब उसकी रिवीजन डिसाइड करेगी तो वो मैक्सिमम ये कहेगी ये ऑर्डर इलीगल है, ये ऑर्डर इम्प्रॉपर है, ये ऑर्डर इनकरेक्ट है, और उसके बाद ये कहेगी कि इन लाइंस के मुताबिक आप ऑर्डर पास करो, और उसको केस को रिमांड कर देगी। वो ये नहीं कर सकता कि वहाँ पर उस ऑर्डर को इलीगल, इम्प्रॉपर और इनकरेक्ट जो है वो डिक्लेयर करके और ख़ुद कहे कि नहीं जी मैं इसको बरी करता हूँ। ये कॉन्सिक्वेंशियल रिलीफ देने का उसके पास रिविजनल कोर्ट्स के तहत वो अख्तियार नहीं है। सिर्फ एक कॉन्सिक्वेंशियल रिलीफ है इसमें, वो सेक्शन 439 में, कि अगर अप्रोप्रिएट सेंटेंस नहीं है, सेंटेंस थोड़ा है, तो कोर्ट इन्हांस कर सकती है, और अगर वो इन्हांसमेंट को वो जो है वो डिस्कस कर रही है, कंसिडर कर रही है, तो कोर्ट ये भी कर सकती है कि उसको एक्वेट कर दे। सिर्फ ये उसमें एक कॉन्सिक्वेंशियल रिलीफ वाला सेक्शन है। बाकी अदरवाइज अब जो ये रिविजनल कोर्ट्स होती हैं, ये इनके पास ये भी इख्तियार होता है कि ये आपको ये कह दें कि जनाब हम आपको सुनते नहीं, हम तो ऑर्डर पास करने लगे हैं यहाँ इसमें। तो राइट ऑफ ऑडियंस जो है उसमें पार्टीज को सुनने का
वो मैंडेटरी नहीं है, बल्कि इसमें सेक्शन 440 को देखिए, उसमें उसमें कहा हुआ है कि ये कोर्ट की मर्जी है, वहाँ पर डिस्क्रेशन है उसकी कि वो उनको राइट ऑफ ऑडियंस दे ना दे। अब ये सेक्शन ऑफ लॉ क्यों हुआ है कि भाई सब टाइम ये हुआ करता था कि सेशन जज साहब मजिस्ट्रेट्स की कोर्ट को, हाई कोर्ट के जजेस साहबान मजिस्ट्रेट्स की कोर्ट को, सेशंस कोर्ट को चेक करने के लिए वो ऑल ऑफ ए सडन जो है चले जाया करते थे। तो वहाँ पर जब उनके सामने केसेस पेश किया जाता था तो वहाँ पर वो ऑर्डर पास कर देते थे कि ये ऑर्डर तुम्हारा इलीगल है, इस ऑर्डर को ये होना चाहिए था। अब वहाँ पर तो वो किसी को सुनते नहीं थे, बल्कि वो वहाँ पर उन्होंने रिकॉर्ड को देखा और रिकॉर्ड को देखने के बाद वो ऑर्डर पास कर दिया। वो ऑर्डर जो होगा वो दैट विल बी प्रोटेक्टेड बाय सेक्शन 440 CRPC। कि ये ज़रूरी नहीं है कि जो राइट ऑफ ऑडियंस है वो दिया जाए। अब उसके बाद ये था कि इसको मैं बड़े डिटेल में जाके तो डिस्कस करना चाह रहा था, लेकिन अब जो टाइम है वो मुझे इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता कि भाई मैं अब इसके और ज़्यादा डेप्थ में चला जाऊँ। मैं चाहता था कि एक एक लफ्ज़, जिस तरह मैंने पहले आपके साथ इसी तरह इसकी भी डिस्कशन करता। तो मुझे ये कहा गया कि जी आप बेल पे भी कुछ इजहार ख्याल कीजिए। तो पहले तो ये है कि बेल का लफ्ज़ जो है वो है क्या, क्या मतलब क्या है इसका? ये मतलब इसका ये है ट्रांसफ़र ऑफ कस्टडी of an accused from the jail authorities to the surety। पहले उसको कंट्रोल कौन करता होता था कि जब वो जेल में था तो जेल सुपरिटेंडेंट, लेकिन जब वो उसको बेल मिल जाती है तो फिर वो श्योरिटी की कस्टडी में चला जाता है, फिर उसको कंट्रोल करता है श्योरिटी। तो ये बेल है हमारा इसमें। अब ये देखिए कि उसमें ये जो हैं जराइम बेलेबल, फिर उसके बाद नॉन बेलेबल आ जाती हैं। नॉन बेलेबल दो किस्म के जराइम हैं, एक वो जराइम जो कि 10 साल से कम, और एक वो हैं जो कि 10 साल से ज़्यादा के हैं। तो सेक्शन 496 जो है वो बेलेबल ऑफेंसेस में है कि भाई जब कोई शख्स जो है वो अरेस्ट हो जाता है और इज ब्रॉट बिफोर द कोर्ट, तो कोर्ट ये करेगा कि उसको कहेगा कि जनाब ऑफिसर इंचार्ज, या कोर्ट जो है वो उसको कहेगी कि भाई इतना का श्योरिटी बॉन्ड दे दो, और उसको फिर वो श्योरिटी बॉन्ड दे देता है अगर, तो वो उसको रिलीज़ कर देगा। ये बेलेबल ऑफेंसेस के मुतालिक है। और ये देखिए कि मैं एक आपको बात यहाँ पे बता दूँ, वो ये है कि ये चीज़ पॉसिबल नहीं है कि एक बेलेबल ऑफेंस है उसमें आप अक्यूज को कोर्ट के सामने पेश करके उससे कहें जनाब इसका श्योरिटी बॉन्ड ले लें। नो। अब मैजिस्ट्रेट अगर है तो मैजिस्ट्रेट के पास तो सेक्शन 498 के तहत प्री अरेस्ट बेल का अख्तियार नहीं है। वो बेलेबल ऑफेंस में भी प्री अरेस्ट बेल नहीं ले सकते।
अब उसमें अब आप ये देखिए कि हम लोग क्या किया करते थे। हम एक सेक्शन 63 की एप्लीकेशन लिखा करते थे कि जनाब ये मुल्ज़म है, इसके ख़िलाफ़ ये FIR है, ये इसकी कॉपी लगाई है हमने, तो इसको अपने हिरासत में आप ले लीजिए। मजिस्ट्रेट के पास उसको पेश कर देते। अब मजिस्ट्रेट साहब जो हैं वो उन्होंने उसको हिरासत में ले लिया, तो क्या ऑर्डर करेंगे फिर? वो यही है ना कि मुल्ज़म बाहर हिरासत, पुलिस हाज़िर है, जुर्म काबिल ज़मानत है, वो इतनी श्योरिटी बॉन्ड दें तो जनाब रिहा हूँ, और अगर नहीं देते तो जनाब जेल भेज दी जाए और फलां तारीख को पेश होना है। वो फिर उसके बाद श्योरिटी बॉन्ड दे दिया जाता था। अब ये यहाँ पर ये था कि फॉर्मेलिटीज़ ऑफ लॉ वो पूरी हुई। वो वहाँ पे ये होता था कि जब उसको अक्यूज़ को जाके कोर्ट में पेश किया जाता था तो मजिस्ट्रेट साहब जो है वो एप्लीकेशन देखने के बाद जो उनका नायब कोर्ट होता था वो उसको कहा करते थे कि भाई इसके कंधे पे हाथ रख लो या इसके हाथ को पकड़ लो। इसका मतलब ये होता था कि पुलिस ने उसको अपनी कस्टडी में ले लिया या कोर्ट ने अपनी कस्टडी में ले ली, और फिर उसके बाद वो उसके रिलीज़ की ऑर्डर कर देते कि भाई ये इतना का श्योरिटी बॉन्ड दे दे तो रिलीज़ हो जाए, अगर श्योरिटी बॉन्ड नहीं देते तो फिर फलां तारीख को भी यहाँ पर पेश हो। तो ये तो है बेल का उसका। अब उसके बाद आ जाता है नॉन बेलेबल ऑफेंसेस। तो नॉन बेलेबल ऑफेंसेस वो वाले ऑफेंसेस जो कि 10 साल या 10 साल से कम हैं, वो उनके मतलब तो लॉ यही है कि ग्रांट ऑफ बेल इज़ ए रूल एंड रिफ्यूजल इज़ एन एक्सेप्शन। तो वहाँ पर तो ये है कि नॉर्मली कोर्ट्स को जो है कि अगर ऐसा ऑफेंस है तो हेजिटेट नहीं करना चाहिए अनलेस कि कोई बहुत ही एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस हों कि कोर्ट उसको रिफ्यूज़ करे। जो बाकी हैं ऑफेंसेस 10 साल या 10 साल से ज़्यादा, वो प्रोहिबिटरी क्लास में कॉज करते हैं। सेक्शन 497 सब सेक्शन 1 के तहत ये कहा गया है कि उनमें जहाँ पर कि डेथ सेंटेंस या 10 ईयर्स से ज़्यादा का सज़ा हो तो वहाँ पर उसकी ज़मानत जो है वो ना दी जाए। तो अब मर्डर केस, कत्ले आमद का केस और इस किस्म के केसेस जिनमें कि पनिशमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा हो, अगर वो ऐसे ऑफेंसेस हैं तो उनको सबसेक्शन 2 में जो फर्दर इंक्वायरी का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है हमारा कि ऐसे केसेस जिनमें कि फर्दर इंक्वायरी हो तो वहाँ पे अक्यूज़ जो हैं वो उनको रिलीज़ कर दिए जाए। तो फर्दर इंक्वायरी से मतलब ये है कि जहाँ पर डेफिशिएंट एविडेंस हो, एविडेंस जो है वो इनसफिशिएंट हो वहाँ पर, तो उसको हम कहेंगे कि इट इज़ ए केस ऑफ फर्दर इंक्वायरी। और ये देखें कि आप सेक्शन 497 को देखें कि 497 में ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन और जो कोर्ट है वो दोनों को जो है वो अख्तियार है टू ग्रांट बेल। लेकिन इसका मिसयूज़ शुरू हो गया था, तो फिर उसके बाद ये कि जो पुलिस हैं उनसे कहा गया कि आप ये अख्तियार इस्तेमाल ना करें। लाइकवाइज आप ये देखें कि नॉर्मली बेलेबल ऑफेंसेस में भी पुलिस वाले जो हैं चूँकि मिसयूज़ करना शुरू हो गए थे अपनी पावर्स को, तो वो आप बेल दें भी तो नहीं देते। हालांकि ये इलीगैलिटी है, वो उनके पास अख्तियार है और उनको वो अख्तियार का इस्तेमाल करना चाहिए। सिर्फ ये है कि एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स के तहत किसी की आज़ादी जो है वो सलब नहीं करनी चाहिए।
अब ये देखिए कि बेल जो है वो उसके मुतालिक जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है वो है कि व्हेन ए पर्सन इज अपीयर्स और इज ब्रॉट बिफोर ए कोर्ट, वहाँ पर ना मजिस्ट्रेट का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, ना कोर्ट ऑफ सेशन का इस्तेमाल हुआ है, ना हाई कोर्ट का इस्तेमाल हुआ है। जो हमारा ये ज़ाब्ता है, इस ज़ाब्ते के मुताबिक जो कोर्ट का लफ्ज़ डिफाइन हुआ है सेक्शन 6 में, वो सिर्फ हाई कोर्ट है, कोर्ट ऑफ सेशन है और मैजिस्ट्रियल कोर्ट्स है। जो सुप्रीम कोर्ट है हमारी, सुप्रीम कोर्ट को हम कोर्ट ऑफ अपील कहेंगे, वो सीआरपीसी उसको कंट्रोल नहीं करती। हाँ, वहाँ पर ये होगा कि जिस तरह भुट्टो साहब का ट्रायल हुआ हाई कोर्ट में और उसकी अपील जो है वो सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्टली फाइल हुई, तो वहाँ पर ये ट्रायल जो है वो सीआरपीसी के तहत। तो ये वो हैं सरकमस्टांसेस। अब यहाँ पर ये है कि बेल नॉर्मली कोर्ट्स हैं जब ट्रायल कमेंस कर जाए तो हेजिटेट होती हैं कि भी हमने बेल नहीं देनी, लेकिन ऐसी कोई रेस्ट्रिक्शन जो है ना वो यहाँ पर इसमें सेक्शन 497 में नहीं है। उसमें तो ये है कि कोई भी शख्स जो है वो किसी भी स्टेज पर वो अगर ज़मानत के लिए वो अप्लाई करता है और अगर वो ये साबित कर देता है कि उसका केस जो है वो फर्दर इंक्वायरी का है, डेफिशिएंट एविडेंस का है, तो ही इज़ इंटाइटल्ड टू द ग्रांट ऑफ बेल, और तो वो फिर उसको जेल में नहीं रखना चाहिए। फिर उसके बाद ये है कि अगर एक शख्स जो है वो उसको बेल दे दी जाती है तो कोर्ट के पास ये उसी कोर्ट के पास या उससे जो सुपीरियर कोर्ट्स हैं उनके पास ये है अख्तियार कि वो उस बेल और को रिकॉल भी कर सकती हैं और दोबारा उसको वहाँ पर ये है काज टू बी अरेस्टेड एंड कमिट हिम टू कस्टडी। कैंसिलेशन ऑफ बेल का कहीं पे जिक्र नहीं है। सेक्शन जो 497 सब सेक्शन 5 है उसमें कैंसिलेशन ऑफ बेल का कहीं जिक्र नहीं है। वहाँ पर ये है कॉज हिम टू बी अरेस्टेड एंड कमिट हिम टू कस्टडी। तो अगर कोर्ट ये समझती है कि वो ऑर्डर है जिस ऑर्डर के तहत कि उसको बेल के पे रिलीज़ किया गया, वो ऑर्डर जो है वो इन अकॉर्डेंस विद लॉ नहीं है, कोर्ट उसको कर सकती है। फिर या ऐसा है कि जो रिस्ट्रिक्शन ही मसलन एंटी टेररिज्म कोर्ट का केस है और कोर्ट ऑफ सेशन उसको बेल अलाउ कर देती है, तो वो बेल जो है वो इसी जुरिस्डिक्शन पॉइंट पे चैलेंज हो जाएगी। तो लेकिन ये कि इसी तरह कैंसलेशन ऑफ बेल जो है वो उसका मतलब ये है कि अगर आप ये देखें कि अगर ट्रायल कमेंस कर जाए तो नॉर्मली जो सुपीरियर कोर्ट्स हैं वो हेजिटेट करती हैं टू कैंसल दी बेल कि नहीं, चूँकि ट्रायल कमेंस कर गया है तो इस स्टेज पे हमारी कोई भी ओपिनियन जो है दैट विल कॉज प्रेजुडिस टू दी ट्रायल, तो वो उसको जो हैं वो हेजिटेट करते हैं कि भाई नहीं, अब आप ये इसको कंटिन्यू करने दें। वो ऑर्डर इलीगल भी हो तो नॉर्मली इंटरफेरेंस नहीं की जाती। तो ये वो सरकमस्टांसेस हैं। अब इसको मज़ीद डिटेल जो है वो फिर किसी वक्त हम करेंगे। तो अगर कोई और आपका क्वेश्चन है तो प्लीज़।
जी आप आगे आ जाइए। जी पुलिस जो उनकी प्रैक्टिस में ये बहुत ज़्यादा आम हो गया है कि वो इवन मुतला के ऊपर भी 1 घंटे के अंदर या एक दिन के अंदर जो है मोर देन 20 केसेस जो है FIR जो है वो रजिस्टर्ड कर देते हैं। हमारे सामने ये मतीन जान जो है एडवोकेट जो है वो जो कि अपना चैनल भी चलाते हैं वो पुलिस वगैरह के खिलाफ, तो उनके ऊपर कितने सारे FIR जो हो गए हैं, तो इसकी थोड़ी सी बताएं इसको कैसे कंट्रोल किया जाए। दूसरी बात ये कि हमारे एक ऐसे क्लाइंट हैं तो हम उनकी बेल जो करवाने के लिए कैसे ग्राउंड जो हम तैयार करें, किन लॉज का या किन जजमेंट्स का सहारा लें उनको बेल ग्रांट करें। इतने सारे नॉन वेलेबल ऑफेंसेस और एक साथ इतने सारे FIR। नहीं मैं समझा नहीं सर आपका। ये इनका कहना है कि बहुत सी मल्टीपल FIR हो जाती हैं पर वो एक ही टाइम पे, जिस तरह पोलिटिकल FIR है, उनको कैसे हैंडल करना है एज ए क्लाइंट। अगर मेरा क्लाइंट ऐसा है जिसके अलावा 10 FIR देखिए ना आती हैं। मेरी बात सुने। देखिए मेरी बात सुने, बात ये है कि इनका ये सवाल है कि अगर इनके क्लाइंट के ख़िलाफ़ मल्टीपल बहुत सी FIR जो हैं वो दर्ज हो जाती हैं तो मैं उसको कैसे डील करूं, वो उसकी इसकी बेल कैसे कराऊं। अब आप ये देखिए कि आपने जो वहाँ पर एक FIRs का अंबार लग गया है वो उसको नहीं देखना। आपने तमाम जो केसेस हैं उन केसेस को अलग-अलग करना है आप करके, तो फिर उसके बाद आप ये देखिए कि हर केस में आप ये देखिए कि उसके मेरिट्स क्या बनते हैं और उन मेरिट्स को आप डिस्कस कीजिए। डेफिनेटली जब इतना अंबार केसेस का लगता है तो वहाँ पर एलिगेशंस जो हैं वो फ्रिवलेस किस्म की लगाई जाती हैं और जब कोई शख्स झूठ बोलता है तो उसमें बहुत सा खला भी आ जाता है। आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी और उसमें ये होगा कि आपको बहुत कुछ जो मवाद जो है वो उस FIR से मिल जाएगा कि भी आपके क्लाइंट के अगेंस्ट ये कोई नहीं है। दूसरा ये जवाब आप लीजिए उसमें कि क्या रीज़न्स क्या बनी हैं कि जिन रीज़न्स की बुनियाद पर ये केसेस जो है वो रजिस्टर हो रहे हैं। तो कोर्ट्स जो हैं वो इन रीज़न्स को, जिन रीज़न्स की बुनियाद पर ये केसेस जो हैं वो रजिस्टर हो रहे हों और या ये कि वो शख्स जो है उसको अपनी ज़ाती रंजिश का जो है वो निशाना बनाया हो, वो कोर्ट्स उसको अप्रिशिएट करती हैं। तो ये होगा कि वन आफ्टर दी अदर आप उसको करते जाएं तो वो शख्स जो है वो उसको आप रिलीज़ करवा लेंगे। कोई और दो सवाल पूछना सवाल आगे आके सर से सवाल कोई है किसी के दिल में? आ जाए आ गए। आप सर आगे आ जाए यहाँ आके क्लैरिटी। इनका क्वेश्चन ये है कि देखिए अगर ड्यूरिंग प्रोसीडिंग्स कोर्ट ये देखती है कि कंप्लेनेंट नहीं है या विटनेसेस नहीं हैं तो कोर्ट जो है वो ट्रायल को वहीं पर रोक के उस रिकॉर्ड उसको केस को रिकॉर्ड रूम में भिजवा देगी और अक्यूज़ को जो है वो रिलीज़ कर देगी। वो रिलीज़ होगा विदाउट श्योरिटीज़, वो श्योरिटी बॉन्ड्स पे रिलीज़ नहीं होगा उसका। तो क्या कोर्ट ऑफ सेशन में भी इसके इक्वल कोई प्रोविजन मौजूद है? देखिए सेक्शन जो 249 है वो इसमें मैजिस्ट्रियल ट्रायल में तो है, लेकिन कोर्ट ऑफ सेशंस का जो ट्रायल है उनमें ऐसी कोई प्रोविजन मौजूद नहीं है। लेकिन आप लायर हैं, ये जो CRPC है इसका यूज़ करना ये आपका काम है।
ठीक है ना। अब ये देखिए कि इसका सेक्शन 344 है, इफ फ्रॉम द एब्सेंस ऑफ ए विटनेस, वही आ गया ना 249 वाला, इफ फ्रॉम द एब्सेंस ऑफ ए विटनेस or any other reasonable cause, it becomes necessary or advisable to postpone or adjourn the case, the court may. तो फिर उसके बाद जो है वो उसने टर्म्स का भी कहा हुआ है और कंडीशंस का भी। वो कोर्ट कहती है कि मैं जनाब इस केस को, कोर्ट ऑफ सेशन कहती है कि मैं फॉर इनडेफिनेट पीरियड इसको एडजर्न करती हूँ, सेक्शन 344 के तहत, जिसको साइनाडाई एडजर्न करना कहते हैं। आपका केस जो है वो वही 249 की प्रोविजन का वो मिल गया। अब इसमें ये कि जी क्या साइनाडाई एडजर्न हो सकता है या नहीं हो सकता, तो आप जो 1981 है मुप्रीम कोर्ट मंथली रिव्यू सेक्शन 267 है, तो उसको पढ़ लीजिएगा। उसमें ये इसको साइनाडाई एडजर्न करने को मुतालिक प्रोविजन वो डिस्कशन हुई है। तो वो आपके पास 344 है। ये 344 में यहाँ तक है कि ऑन सच टर्म्स का लफ्ज़ है वहाँ पर, ऑन सच टर्म्स का भी लफ्ज़ है वहाँ पर कि अगर विटनेसेस मौजूद हैं और उन विटनेसेस की मौजूदगी में जो अक्यूज़ हैं वो जनाब ये चाहते हैं कि ये विटनेसेस एग्जामिन ना हो और वो एडजर्नमेंट मांगते हैं, तो कोर्ट कह सकती है ऑन सच टर्म्स के उस पे कि इनको इतना इतना खर्चा दो तो फिर मैं एडजर्नमेंट देती हूँ, वगैरह नहीं देती हूँ, या इतनी कॉस्ट तुम पे डालती हूँ मैं तो तब मैं तुम्हें ये एडजर्नमेंट दूंगा, अदरवाइज एडजर्नमेंट नहीं मिलेगी। तो सेक्शन जो 344 है, 249 तो कोई चीज़ ही नहीं है उसके सामने। 344 तो एक शैतान की आंत है, ये वो सेक्शन को अगर आप पढ़ें तो उसमें तो आपको बहुत कुछ मिलता है। और एक चीज़ और मैं आपको बताऊं कि आप ये देखिए कि सेक्शन जो 167 है उसके तहत आप देखते हैं कि फ्रॉम टाइम टू टाइम जो है वो फिज़िकल रिमांड मिलता रहता है। वो रिमांड ही है ना, वो जो पुलिस को रिमांड मिलता है, पुलिस कस्टडी होती है। फिर उसके बाद ये है कि वो 15 दिन पूरे हो जाते हैं और 15 दिन पूरे होने के बाद जब उसको जेल भेज दिया जाता है और जेल भेजने के बाद जब वो उसको वापस लाया जाता है विदाउट दी सबमिशन ऑफ चालान या पुलिस रिपोर्ट जो है वो सबमिशन के बाद बगैर, और वो वहाँ पे लाया जाता है, तो आप वहाँ पे एजिटेट कर सकते हैं कि जनाब ये सेक्शन 344 जो है वो है इफ फ्रॉम द एब्सेंस ऑफ ए विटनेस और एनी अदर रीजनेबल कॉज इट बिकम नेसेसरी और एडवाइजेबल टू पोस्टपोन द इंक्वायरी और ट्रायल। तो ये तो जनाब इस वक्त पुलिस रिपोर्ट तो सबमिट नहीं हुई, ना इंक्वायरी है यहाँ पे ना ट्रायल है, तो आप तो 344 के तहत जनाब ये एडजर्नमेंट ही नहीं दे सकते। तो कोई सेक्शन ऑफ लॉ नहीं है, या इसमें CRPC साइलेंट है, इसमें इट्स ए बिग लैकुना। आप आगे जी। इनका क्वेश्चन ये है कि अगर कोर्ट जो है जब कोई दो डिफरेंट केसेस में सज़ा देती है और वहाँ पे ये नहीं लिखते कि भाई जनाब ये कंकरेंट होगी सेंटेंस या कंसेक्टिव होगी, तो क्या होगा। तो ऐसी सूरत में ये है कि जो सेंटेंसेस होंगे वो कंसेक्टिव होंगे। अगर कोर्ट की तरफ से कोई डेक्लरेशन ना हो तो वो कंसेक्टिव होंगे। लेकिन एक चीज़ आप ये देखिए कि सुपीरियर कोर्ट्स ने ये होल्ड किया हुआ है
और अगर इन दोनों सेक्शंस को आप देखें तो उसमें भी यही चीज़ जो है वो होल्ड हुई है कि इंसान को ज़िंदगी एक मिलती है, इंसान को दो ज़िंदगियां नहीं मिलती। और यहाँ पर हमारे यहाँ पे जो लाइफ है वो कंसिडर कितनी हुई है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट 25 ईयर्स। 25 ईयर्स से बियॉन्ड जो है वो कंसेक्टिव सेंटेंस नहीं हो सकता, वो इलीगल होगा। अगर कोई सेंटेंसेस होंगे भी तो वो फिर सुपीरियर कोर्ट्स को ये चाहिए कि वो उसको कंकरेंट कर दें। अगर उसमें नहीं है, एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज़ तो उसको कंसेक्टिव ही कंसिडर करेंगी, लेकिन आपको जो हैं वो सुपीरियर कोर्ट्स या उसी कोर्ट से रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी कि हमें जो है वो इसको कंकरेंट कर दें। जी, आ गया जी। आप अगर मजिस्ट्रेट के पास कहते हैं कि जनाब मुझे प्री रेस्ट बेल दें तो ही कैन रिफ्यूज़। ये याकूब वर्सेस अयूब PLD 1966 सुप्रीम कोर्ट 1003 उसमें ये डिस्कस हुआ है कि मजिस्ट्रेट हैज़ नो ज्यूरिसडिक्शन टू ग्रांट प्री रेस्ट बेल। हाँ, फिर नहीं, फिर कोई सर्कमस्टांसेस नहीं। थैंक यू वेरी मच। बैठे सर, एक दफ़ा सारे दोस्त बैठे। अच्छा, अभी जब जाइए थे नहीं, मैं रोल कॉल करूँगा। खुशी साहब का बधाई शुरू हूँ कि उन्होंने आज टाइम दिया और आपको एक बड़े अहम टॉपिक पे अपना लेक्चर डिलीवर किया। मैं तारुफ करवा दूँ हमारे इस टाइम प्रेजेंट में खुशी साहब हाल के सबसे बड़े माशाल्लाह अपने लायक हैं। मैं इससे बड़ा मैं और नाम इस टाइम लिविंग लेजेंड में कोई नहीं देख रहा जो मुसलसल प्रैक्टिस में हैं। और एक और बात शायद इनके इल्म में नहीं है, जब मैं 2001 में प्रैक्टिस में आया था तब पहला दिन मैं सर के चैम्बर में गया था। मैंने 2-3 नाम तब 2001 में लिए उन्होंने कि खुशी साहब फौजदारी वकालत में बहुत बड़ा नाम है। मेरे एक दोस्त इनके एसोसिएट थे, मैं भी चला गया। अभी बाकायदा इनके पास सिक्योरिटी इख्तियार करनी थी तो मुझे नोटिफिकेशन हुई। उन्होंने कह दी यहाँ एक बात, अगर आपने वकालत के लिए आना है तो छुट्टी का प्रोसेस नहीं है। कुछ साल में शादी हुई थी, तुरंत 2 छुट्टियाँ दी थी और तीसरी वो अपने ऑफिस में थे। और जब पहला साल होता है, आप तो माशाल्लाह आप अभी वकालत में नहीं आए और आप एक ट्रेनिंग सेशन में आ गए, ये बड़ी अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए। तो एक डर के अभी फर्स्ट अभी आना है तो यहाँ इतना कमिटमेंट से काम करना पड़ेगा। ये 2000 से 25 साल पहले इनका माशाल्लाह एक इस तरह एक नाम था। साहब जज हाई कोर्ट भी हैं, तो ये आप लोगों के लिए बड़ा एक अच्छा मौका है, अच्छा एक अपॉर्चुनिटी आपको मिली है। इतने सीजन लॉयर के पास आपको इंटरेक्ट करने का मौका मिला, सवाल जवाब करने का मौका मिला। उनके साथ जो आपकी एक एफिलिएशन है ये ताउम्र कैद रहेगी। जब भी आप दोस्तों को कहीं कोई इशू होगा तो आप सीख सकते हैं। आपके पहले उस्ताद है वकालत में, आप हमेशा ही आपके बहुत से यहाँ दोस्त लेक्चर के लिए आए होंगे, मगर माशाल्लाह सबसे बड़ा नाम आज आपके सामने बैठा है। मैं सारे बहुत शुक्रिया, बहुत लेके आए। तो सारे दोस्त कभी होंगे, एक सर के साथ ग्रुप फोटो होगी, उसके बाद फिर आप सर ऊपर बनाने नीचे बनाने। थले चले। Very kind, exceptionally kind with your time. Thank you. Very generous.